नमस्ते बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा समझाया था कि किस तरीके से जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं किसी एटम में। इसके लिए बड़े सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कई एटॉमिक मॉडल्स दिए, बट इस चैप्टर में हम कुछ एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला एटॉमिक मॉडल है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, जे जे थॉमसन इनका नाम था। ये पहले थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के ऊपर मॉडल दिया। थॉमसन क्या कहते हैं, थॉमसन का जो मॉडल है इन्हें वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और नाम है इनका प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, ये भी इसे बोलते हैं। इन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर करते हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताया कि जैसे ये वाटरमेलन है, इसका जो रेड वाला पार्ट है, जो ईटेबल पार्ट है, इस पूरे स्फेयर को इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है ये, जो कि इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के, वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड हैं। जैसे हम बात करें, ये जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है कि ये वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट है सारा साइड में, और ये जो दिखा रखे हैं ऐसे, ये वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको तो सीड्स से बताया, और जो रेड ईटेबल पार्ट होता है उनको इन्होंने पॉजिटिव स्फेयर यानी कि प्रोटॉन्स से बताया कि इस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं। अब जब तक ये थॉमसन थे ना, तब तक न्यूट्रॉन जो है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही बात इन्होंने इसलिए करी थी। इस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाया। दूसरी बात इन्होंने क्या करी, दूसरी वो चीज़ इन्होंने कहा कि कोई भी एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी के ऊपर बात करी किसी भी एटम की, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के सेम है किसी भी एलिमेंट के एटम में, तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये कैंसिल होंगे, तो एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इट मीन्स एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये पॉइंट्स इसके हम एक बार रीड कर लेते हैं। Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, वही वाटरमेलन से जो कंपेयर किया है। दूसरी चीज़ इसने बताया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 ही प्रोटॉन्स हैं, तो एटम जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज नेगेटिव चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज के क्या हो गए, इक्वल। क्लियर। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने फर्दर डिस्कवरी करी, जो चीज़ें थॉमसन नहीं डिस्क्राइब कर पाए तो उन्होंने कुछ और अलग सी चीज़ें देखी और फिर उसको जो है डिस्क्राइब करा। जैसे नेक्स्ट जो है वो रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने ये पता लगा लिया कि किसी भी एटम के अंदर एक सेंटर पर जो है एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर इन्होंने समझा दिया था कि किसी भी एटम में एक हार्ड न्यूक्लियस है सेंटर पे, हार्ड सब्सटेंस जिसे न्यूक्लियस बोलेंगे, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब इन्होंने न्यूट्रॉन की बात करी थी। तो और इन्होंने ये भी बता दिया था कि इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब ये कैसे समझा पाए इन चीज़ों को, रदरफोर्ड जो है इन सब चीज़ों को कैसे बता पाए कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया।
उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली। अच्छा, जो एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, उस एटॉमिक मॉडल को क्या बोलते हैं? उस एटॉमिक मॉडल को हम बोलते हैं अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उस मॉडल का नाम है जो रदरफोर्ड ने दिया। इन्होंने क्या कहा कि एक सोर्स ले लिया और इस सोर्स से जो है वो रेज़ निकल रही हैं। ये सोर्स क्या था? इसमें से रेडिएशंस जो हैं वो निकल रही हैं। और वो रेडिएशंस कैसी हैं? वो रेडिएशंस जो हैं उनके अंदर अल्फ़ा रेज़ हैं। ठीक है, और अल्फ़ा रेज़ क्या होती हैं? ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब इन्होंने यहाँ से जो ये सोर्स जो है जो अल्फ़ा रेज़ को अपने में से एमिट कर रहा है, रेडिएशंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो उसके आगे इन्होंने क्या किया, ये सोर्स है, यहाँ पे रेज़ निकल रही हैं, यहाँ पे एक इन्होंने गोल्ड फॉयल रख दी है ऐसे। ठीक है, ये तो अपने में से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, अल्फ़ा रेज़ को एमिट कर रहा है, अल्फ़ा रेज़ जिसमें पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स कंटेन होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा रेज़ कंटेन पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब जब यहाँ गोल्ड फॉयल है तो गोल्ड फॉयल किससे बनी है? गोल्ड छोटे छोटे एटम्स से बनी है ना, गोल्ड के ही। ये गोल्ड फॉयल है, बड़ी थिन गोल्ड फॉयल ली है, पतली सी। ठीक है, ये इसके क्या है? एटम्स हैं। अब यहाँ पे साइड में क्या लगा देता है ये एक, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा देता है ऐसे। ठीक है, अब जब ये रेडिएशंस यहाँ से पास होती हैं तो यहाँ पे रेडिएशंस दिखेंगी कैसे? ये रेडिएशंस तो हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, इसे देखने के लिए ही इसने यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ठीक है, अब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होगा, जैसे ही रेडिएशन जाएगी, जो रेडिएशन यहाँ से क्लियरली पास हो जाएगी तो यहाँ पे हमें एक ग्लो दिखेगा। ठीक है, एक यहाँ पर चमकता हुआ कुछ हमें ग्लो दिखेगा यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर, जिससे पता लगेगा कुछ तो है जो यहाँ से पास हुआ है। तो हमें पता लगेगा ये रेडिएशन यहाँ से पास करके ऐसे आ गई, यहाँ पे जैसे हमें मिला यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे मिला। अब इसमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे आपको। कैसे? जैसे देखो, ये सोर्स था, ये गोल्ड फॉयल है। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस तरीके से ऐसे। एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा। ये सोर्स, ये फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो है यहाँ पर ये गोल्ड फॉयल है। ये तो गोल्ड फॉयल है ये वाली, जिसके अंदर मैं एटम्स बना रही हूँ अभी। ठीक है, जो मैंने चारों तरफ लगा दी, ये क्या है? प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। ये सोर्स है। अब जो रेडिएशन सीधी चली गई, यहाँ पे ग्लो मिल गया मुझे। ठीक है, जो ऐसे चली गई, अब इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा एटम्स के अंदर, वो बाद में ये कंक्लूड करेगा, इससे कंक्लूजन जो निकालेगा। कुछ एटॉमिक रेज जो हैं वो यहाँ से ऐसे जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर वापस चली जाएगी ऐसे, वापस जाएगी तो मुझे यहाँ ग्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे जाएगी तो वापस ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ ग्लो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से रे ऐसे टकराएगी, ऐसे जाएगी तो यहाँ इस तरीके से ऐसे जाएगी तो यहाँ ऐसे, मुझे इधर से जाएगी ऐसे डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ ग्लो देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह हमें यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे ग्लो देखने को मिलेंगे। इट मीन्स कुछ तो रेज ऐसी हैं जो सीधी जा रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल बाउंस हो रही हैं, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे आपने ऐसे किया और बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गई ऐसे ही। ठीक है, कुछ ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल बाउंस बैक हो गई। कुछ ऐसी हैं जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तभी यहाँ पे हमें ग्लो देखने को मिल रहा है। इधर चली जाती हैं ऐसे, तभी यहाँ ग्लो देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? कंक्लूजन क्या निकाला इसने? ऐसे गई, ठीक है, तो यहाँ हमें देखने को मिला। कुछ ऐसे चली गई, यहाँ मिला। कुछ ऐसे आ गई इस तरीके से, तो यहाँ हमें मिले हैं ये ग्लो। जो यहाँ पर हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे जो स्पॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें लाइट दिख रही है थोड़ी थोड़ी चमकती हुई,
तो ये हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर जो मिला, इससे पता लगा कुछ तो रेडिएशंस हैं। तो कैसे डिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ से जो रेडिएशंस जा रही हैं? कुछ लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ सीधी जा रही हैं, कुछ बाउंस बैक हो रही हैं। तो इससे फिर इसने कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन निकाले? थोड़ा सा यहाँ रीड करते हैं। देखो, ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल, उसने ली इसके लिए, और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो इसने पास करा दिए। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? पहला हम लिखेंगे कि कुछ अल्फ़ा रेज, मोस्ट ऑफ दी पहले यहाँ सुन लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी अल्फ़ा रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गई, आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चली गई, आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लो कि मोस्ट ऑफ दी अल्फ़ा रेज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ क्या हो गई फिर? कुछ जो अल्फ़ा रेज है वो डिफ्लेक्ट कर गई लार्जर एंगल पे और कुछ कर गई स्मॉलर एंगल पे। ये सारे डिफ्लेक्शन देखने के लिए उसने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी। तो यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पर, देखो यहाँ शो भी किया हुआ है किस तरीके से ये स्ट्रेट निकल गए कुछ, और किस तरीके से ये डिफ्लेक्ट हो गए, कैसे स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कैसे लार्जर एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला एक्चुअल में? कंक्लूजन निकला इससे कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग, अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्चुअल में है क्या? ये हीलियम आयंस हैं। ठीक है, हीलियम आयंस हैं ये, और जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत फास्ट मूविंग होते हैं ये। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं पास्ड थ्रू दी स्ट्रेट पास हो गए, ये तो कुछ हमने देखे, कुछ डिफ्लेक्ट कर गए स्मॉलर एंगल्स पे, और हर 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो रीबाउंड कर गया, मतलब बाउंस कर गया इस तरीके से बैक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कंक्लूजन जो है किसने बताए? रदरफोर्ड ने। इससे इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ तो है, कुछ तो स्पेस है जो कि एम्प्टी है, जिसके कारण कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया और पार्टिकल जो है इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया। तो यानी कि जो गोल्ड फॉयल के अंदर पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, उनमें बहुत सारा स्पेस यहाँ एम्प्टी है, जिसके कारण कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं आ रहा और पार्टिकल स्ट्रेट निकलते जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये कंक्लूड किया। फिर क्या बताया कि कुछ पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ जगह पर कोई हार्ड सब्सटेंस कोई प्रेजेंट है, कोई हार्ड मास है इसके सेंटर पर जो कि इसको वापस भेज रहा है। हीलियम भी क्या है? हीलियम भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। अल्फा रेज जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयंस हैं। अब वो भी पॉजिटिव चार्ज हैं और सेंटर में जो इसके न्यूक्लियस है, यहाँ पर गोल्ड फॉयल के अंदर एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जो अल्फा रेज हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो फिर से क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है, वापिस आ रहा है। ठीक है, तो इससे पता लगा इसको कि कुछ तो हार्ड मास है इन एटम्स के सेंटर पर, जिसको उसने बाद में न्यूक्लियस बोल दिया। तीसरी बात क्या पता लगाई कि ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये वापस आ रहे हैं, तभी तो रिपेल कर रहा है ये। तो न्यूक्लियस भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिवली चार्ज फिर रीज़न भी बताया कि पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, बिकॉज इन इट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या पता लगा इसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व करते जा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते जा रहे हैं? रिवॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड ने क्या कहा? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट हुए बिना ही कैसे निकल गए? स्ट्रेट निकल गए। ये पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट बताया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। इसका मतलब कहीं तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि उनको क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा स्पेस उनमें। पहला पॉइंट तो कहता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस एम्प्टी था, जिससे कई सारे पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट ही निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस एम्प्टी है सभी एटम्स में।
उसके बाद कह रहा है कि कुछ सेंटर पे तो प्रेजेंट था, वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट भी कर गए, ठीक है, रिपेल कर दिया ना यहाँ पे न्यूक्लियस ने उनको, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, जो बाउंस बैक कर गए 180 डिग्री से, सेम ऐसे गए और इसी सेम से वापस भी आ गए, तो 180 डिग्री से बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करे हैं, ठीक है, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small वॉल्यूम। इसका मतलब एटम का जो पूरा मास है वो बहुत छोटे से सेंटर में, बहुत छोटी सी जगह पर जो है वो कंसनट्रेटेड है, पूरा जो एटम का मास है, तभी तो बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो रीबाउंस कर गए हैं, ठीक है, रीबाउंड कर गए इस तरीके से 180 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर। फिर इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स छोटा है एटॉमिक रेडियस से। जो एटॉमिक रेडियस है उससे जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो कितना छोटा है, 10⁵ टाइम्स जो है वो लेस है, ठीक है, इतना लेस है। ये इसके फीचर्स हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिवली, रदरफोर्ड के पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है न्यूक्लियस पे, इसको हमने न्यूक्लियस बोला है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। यहाँ सारा मास इसके अंदर होता है, सारा मास इसके अंदर है, ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, पहला पॉइंट। दूसरा बताया कि इसके चारों तरफ जो है सर्कुलर पाथ में जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तीसरा बताया कि न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से बहुत स्मॉल है। अगर हम एटॉमिक साइज़ से कंपेयर करें न्यूक्लियस का साइज़, तो न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, देखो थोड़ा सा रीड करते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. क्या बोला इसने कि एक एटम के चारों तरफ जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कह रहा है हम इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन जो है उसे हम स्टेबल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। क्यों? कि कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसका, और एक्सेलरेटेड मोशन होने के साथ साथ ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को अपने में से एमिट करता जाएगा। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, ये न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और जिससे वो क्या कर रहा है, एनर्जी अपनी खोता जा रहा है, और इसका जो ऑर्बिट है वो ऐसे छोटा हो के फिर ये न्यूक्लियस में वो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। इस तरीके से बात कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, ऐसे जो रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करते करते अल्टीमेटली ऐसे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। अब जब न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, एटम डेथ हो जाएगी उसकी, कोलैप्स कर जाएगा, और वो अनस्टेबल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये इसकी जो थी वो सबसे बड़ी कमी थी जिसको ये क्लियर नहीं कर पाए। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सलरेशन। ड्यूरिंग एक्सलरेशन चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन दी फॉर्म। तो जो जब एटम ही अनस्टेबल हो गया तो मैटर के अंदर जो सारे एटम्स से मिलकर बने हैं मैटर, वो क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। एटम्स आर क्वाइट स्टेबल होते हैं तभी तो मैटर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो था ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था जिसको वो क्लियर नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो रिवॉल्व करते करते अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिससे एटम कोलैप्स कर जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा वो, ठीक है।
क्योंकि सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आई थिंक ये दोनों मॉडल मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके थोड़े से नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको लर्न कर सकें ताकि